नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ साहिल रुखाया। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा। अफसरनामा में हम आज आपके साथ एक ऐसे अधिकारी की मुलाकात करवाएंगे जिनके माता पिता का ड्रीम था कि उनका बेटा इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और साथ ही साथ इंडियन पुलिस सर्विस को चुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल साहब की। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साहिल जी। सर, ये किस तरीके से माता पिता का ड्रीम था कि आप इंजीनियर बने, लेकिन आपने दूसरी राह पकड़ ली, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस को ही क्यों चुना सर आपने? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो जिले बलरामपुर और गोंडा में हुई। वहाँ पर हम लोगों ने हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ाई की। और क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे फादर उत्तर प्रदेश सरकार में काम करते थे, वो खंड विकास अधिकारी, जिसको हम बीडीओ या अब यहाँ पर बीडीपीओ बोलते हैं, बतौर बीडीओ काम कर रहे थे जब हम लोग स्कूल में थे। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो एक हो ही जाता है कि भाई मैं भी बड़े होके गवर्नमेंट जॉब करूं, या कम से कम जॉब करूं। बिजनेस करने की कोई उस समय कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। तो पढ़ने में जब बच्चा अच्छा होता है तो उस समय यही होता है कि भाई या तो डॉक्टर बनना होगा, मतलब बनते हैं, या इंजीनियर। तो मेरा इंजीनियर बनने की तरफ झुकाव था। और क्योंकि मेरे फादर सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उससे ये पता लगता था कि गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें क्या हायरार्की होती है, और सीनियर लेवल पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो नॉर्मली जैसे यूपी में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पता है कि जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा होती है, जिसमें आप पीसीएस या पीपीएस चुने जाते हो, तो एक तो वो ऑप्शन है, और दूसरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जिसमें कि आप अगर आप सफल होते हैं और आपकी रैंक अच्छी आती है तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरीके की किसी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उस समय भी मेरे दिमाग में ये था कि इंजीनियर बनने के बाद यूपीएससी ट्राई करना है। और ये काफ़ी शुरू से ही दिमाग में थी ये बात। और जब मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा के 12वीं की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो बाद में आईआईटी रुड़की बनी, उसमें जब एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उस समय भी ये दिमाग में था कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले करेंगे पूरी, और फिर अच्छी जॉब के लिए ट्राई करेंगे, या और कोई पढ़ाई करेंगे, एमटेक करेंगे, और बाद में फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम ट्राई करेंगे। तो वही हुआ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने रुड़की से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स जमशेदपुर में जॉब किया, और वहाँ पे 1 साल से ऊपर काम करने के बाद मुझे ओएनजीसी गुजरात में जॉब मिल गई, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन मेरा जो ये आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम देने का जो मन में था वो चलता रहा, मैंने थोड़े बहुत प्रयास किए। तो फिर मुझे मेरी रैंक आई, और मेरा सिलेक्शन हुआ। 1993 बैच में मुझे आईपीएस मिली, और फिर मैंने सितंबर में मसूरी में ज्वाइन किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर किया? सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था। पहला अटेम्प्ट मैंने तब दिया था जब मैं टाटा मोटर्स में था, और उस बार मेरा प्रीलिम्स में हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी। सेकेंड टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कितना स्ट्रगल आपने किया, किस तरीके से आपकी स्टडी रहती थी? आप बता रहे थे कि आप जॉब भी करते थे, तो ये स्टडी किस तरीके से, कब ये होती थी? तो जैसे आज के समय में लोग पूरी तरीके से, क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल, साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी कंपटीशन बहुत टफ है। उस समय भी लोग काफ़ी जैसे एमटेक करते हुए तैयारी करते थे, या अलग से सब कुछ छोड़ के सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। मैंने वो रास्ता चुना जिसमें कि मैं जॉब भी करता रहा और तैयारी भी करता रहा। वो थोड़ा टफ होता है क्योंकि जॉब की वजह से आपको एकदम से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो उसमें यही है कि आपको मौका निकालना पड़ता है। ओएनजीसी की जो जॉब थी उसमें मैं लकी था कि वो एक रिमोट लोकेशन थी। तो ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग स्टेशन पे मैं काम करता था। तो वहाँ पे उस समय एक 14 डेज़ ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट था कि आप 14 दिन लगातार काम करिए, और फिर 14 दिन की आपको छुट्टी मिलती थी। तो जो 14 दिन की छुट्टी मिलती थी उसमें मैं अपने जो होम टाउन है मेरा इलाहाबाद, वहाँ पर मैं आकर
और फिर तैयारी करता था। किसका सबसे ज़्यादा सहयोग मानते हैं, क्योंकि आप तैयारी भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, तो माता पिता मतलब किस तरीके से सहयोग करते थे आपको, क्या रहता था? माता पिता का सहयोग और उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही होता है, सभी बच्चों के साथ होता है। और जब मैं इलाहाबाद में ओएनजीसी वाली जो जॉब करके 14 दिन की वापस आता था, तो उस समय वहाँ पे मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी, बाकी तो सारी चीज़ें, खाना और बाकी सारी जो सुविधाएं हैं घर पे माँ बाप प्रोवाइड करते ही हैं। तो मैं वहाँ पे अपनी पढ़ाई करता था, और फिर जब वो 14 डेज़ की ड्यूटी आती थी तो मैं फिर वापस चला जाता था। और बाकी उस समय जब आप तैयारी करते हो, तो क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो एक जैसे होता है कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स का। और मैं क्योंकि इलाहाबाद में मैंने पहले कभी पढ़ाई नहीं की थी, स्कूलिंग मैंने ईस्टर्न यूपी में की, इंजीनियरिंग रुड़की से की, तो इलाहाबाद में मेरा कोई ग्रुप नहीं था, तो वो एक मेरे साथ हैंडीकैप था। लेकिन फिर भी मेरे रुड़की के एक दो और दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने मिल के तैयारी की, तो उनका भी बड़ा सहयोग मिला। जरूरी है। मतलब ये है कि आपकी जो दो टैग एक लाइने में दो आपकी पढ़ रहा था कि हिम्मत जो है वो जिस तरीके से शोर नहीं मचाती, तैयारी करती है। हाँ, मेरा भी मैं हमेशा से ये कहना है कि भाई आप अपनी जो आपका लक्ष्य है उसको अगर आप प्राप्त करने के बारे में गंभीर हैं, तो आप अपना प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए। और जब आप प्रयास करेंगे और परिश्रम करेंगे, तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि भाई, हार्डर यू वर्क लकीयर यू गेट। तो सर आपकी फैमिली के बारे में अगर जानना चाहूँ तो अगर आप इजाज़त दें, तो फैमिली में कौन कौन है सर फिलहाल, किस तरीके से? मेरी इमीडिएट फैमिली है, मेरी वाइफ हैं जो होम मेकर हैं, मेरे 2 बेटे हैं। उनमें से जो बड़ा बेटा है, उसने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से बीए एलएलबी किया था, लॉ की थी। और उसके बाद उसने पहले अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज क्लियर कर ली, तो उनकी 91 रैंक आई, उनको आईपीएस मिला। महाराष्ट्र काडर में हैं वो। और इस समय वो एडिशनल एसपी हैं थाने रूरल डिस्ट्रिक्ट में। और जो छोटा बेटा है, उसने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला से लॉ की थी, और वो एक प्राइवेट कॉरपोरेट लॉ फर्म में दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। मित्तल साहब की हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़, एक तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा ये है फिट रहने का। उसके लिए मुझे थोड़ी रनिंग करना और वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, एक तो ये अच्छा लगता है। दूसरा, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तीसरा, मुझे अच्छी लाइट हिंदी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, ख़ास तौर से भजन सुनना अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों से मिलना। तो उसमें जो बुक्स पढ़ने का है, उसमें मैं अलग अलग तरह की किताबें पढ़ता हूँ, बायोग्राफीज़ पढ़ता हूँ। इधर पीछे कुछ समय से मैंने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना शुरू किया है, तो उससे काफ़ी इंटरेस्ट आया है। तो बुक्स को जो जो समय मिल पाता है, उसमें मैं बुक्स को पढ़ना, और फिट रहने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, मैं मौका मिलने पे ट्रैकिंग भी करता हूँ। यहाँ पे मोरनी में मैंने बहुत बार जाके ट्रैकिंग की है, और भी जहाँ पे भी किसी भी हिल स्टेशन पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मौका लगते ही ट्रैकिंग करता हूँ। सर अब आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी जो है सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दो बड़े डिपार्टमेंट है आपके पास, एक जेल और दूसरा पुलिस फॉर हाउसिंग आल। तो जेलों में किस तरीके से सुधार आप करेंगे, क्योंकि कई बार सवाल ये उठते हैं कि जेलों से गैंग ऑपरेट होते हैं, थ्रेट कॉल भी जो है वो जेलों से ही दिए जाते हैं। अब आपने जिम्मेदारी संभाली है, लगातार हम देख भी रहे हैं कि आप जेलों का मुआयना कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेने की बात की जा रही है। तो किस तरीके से इस नेक्सस को तोड़ने का काम करेंगे? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो हरियाणा जेल विभाग है, उसके अंतर्गत 20 जेलें, जो जिनको हम सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट जेल बोलते हैं, और 2 ओपन जेल्स हैं, ये काम कर रही हैं। और इनका जो प्रबंधन है, इनका जो मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छे स्तर का है। अ, जो हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंधित आइटम जेल के अंदर ना पहुंचे कैदियों तक। और कैदी चाहे कोई भी हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे कुख्यात अपराधी हो, उसको जेल में कोई विशेष सुविधा ना मिले या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। उसको सामान्य कैदी की ही तरह ट्रीट किया जाए। और कोई नशीला पदार्थ या कोई कोई फ़ोन उसके पास ना पहुंचे। मतलब जेल के अंदर रहते हुए वो जेल के बाहर के लोगों से किसी भी तरीके से संपर्क में ना आए, और किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को
ना कर पाए। तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जेलों का मैनेजमेंट कंट्रोल बहुत अच्छा है, और किसी भी अपराधी को जेल के अंदर से अपने गैंग के लोगों को फ़ोन करने की या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि करने की कोई इस समय किसी कोई घटना ऐसी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। और इसमें हम लोग लगातार ये अपने नीचे के अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर कोई लापरवाही या कोई इस बारे में आती है तो हम लोग काफ़ी कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश के अंदर हाई सिक्योरिटी जेलें भी बन रही हैं, लगातार आप मुआयना भी कर रहे हैं, किस तरीके की फैसिलिटीज जो है वो होगी और किस तरीके से ये जो है वो किया? एक ये काफ़ी समय से प्रस्ताव था कि एक हाई सिक्योरिटी जेल, एक डेडिकेटेड हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाए, जहाँ पे कि सामान्य कैदियों के साथ कुख्यात अपराधियों को, गैंगस्टर्स को न रखा जाए। वहाँ पे जो हाई रिस्क कैदी हैं उन्हीं को रखा जाए, हवालाती कैदियों को। तो उसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है रोहतक में। अभी पीछे मैं वहाँ जाके मैंने एक डिटेल्ड उसका इंस्पेक्शन किया था, और वहाँ पर हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो निर्माण कार्य है वो जल्दी हो। उसमें यही है कि उसकी पूरी डिज़ाइन इस तरीके से की गई है कि उसकी जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था है, फिज़िकल सिक्योरिटी, वो बहुत मजबूत की गई है। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे लगाए गए हैं जिससे कि राउंड द क्लॉक 24/7 जितने भी वहाँ पे कुख्यात अपराधी होंगे उनकी निगरानी होगी, और उनको किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे जेल में रहते हुए बाहर जो उनके साथी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने का कोई मौका नहीं होगा, जेल से भागने का कोई मौका नहीं होगा। तो वो हमारी जेल जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वर्ष 2026 में बन के तैयार हो जाए और चालू हो जाए। कैदियों के जीवन को सुधारने के लिए भी कोई इनिशिएटिव लिया आपने? किस तरीके से उनके जीवन के स्तर को सुधारा जाएगा? जो वहाँ पर कैदी हैं उनको जैसे कहा जाता है कि जो जेल्स हैं वो रिफॉर्म होम्स भी हैं, वो करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। उनको ये माना जाता है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये माना जाता है कि भाई आपने उसको जो कैदी को सज़ा दी है एक जुडिशल प्रोसेस को फॉलो करके, उसके बाद जो समय जेल में बिता रहा है उसमें उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको इस रास्ते पे लाया जाए जिससे कि जब वो जेल में अपना सेंटेंस पूरा करके बाहर आए तो वो समाज में वापस मिल सके और एक सार्थक जीवन जी सके, वो दोबारा अपराध की तरफ ना जाए। तो उसके लिए वहाँ पर हमारे यहाँ जेलों में बहुत अच्छा उनकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए उनकी जो योगा कराने की बात है वो क्लासेस की जा रही हैं, उनको फिटनेस का उनको ध्यान दिया जा रहा है। प्लस उनको अपनी एजुकेशन, अगर वो और पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए उनको मोटिवेट किया गया है। साथ में स्किल डेवलपमेंट का भी काम वहाँ पर हो रहा है। हमारी 5 जेलों में ITIs काम कर रही हैं जिसमें 10 ट्रेड्स में वो लोग कारपेंट्री है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वो अपने कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं। हम लोगों का इग्नू के साथ और नेशनल ओपन स्कूल इन के साथ भी हमारा MOU है, जिसमें कि हमारे जो जेल में रहने वाले प्रिजनर्स हैं वो उसमें अपने को अलग अलग कोर्सेज में एनरोल करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो कैदियों को रिफॉर्म करने वाला जो कार्य है वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ चल रहा है। आपके माइंड में कोई प्लानिंग अलग से इनिशिएटिव लेने जा रहे हो आप? जेल डिपार्टमेंट में कुछ अलग सा यूनिक करने जा रहे हो, कोई अभी तक सोचा है आपने? हम लोगों ने मैंने जो जेल्स विज़िट की हैं उसमें मैंने देखा है कि जो हमारे को मेल कैदी और फीमेल कैदियों के लिए जो हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरी बनी हुई हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करेंगे, उनके इंटरेस्ट से को देखते हुए और अच्छी अच्छी बुक्स लाएंगे वहाँ पे। एक हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम सभी जेलों में ITI सेटअप करेंगे, और सभी जेलों में हम और जो एजुकेशनल कोर्सेज़ हैं जो अवेलेबल हैं, जो कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो फीमेल प्रिजनर्स के ज़्यादा इंटरेस्ट के हैं, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए है, और अगर कोई कैदी जो है वो कंप्यूटर सीखना चाहता है तो हम कंप्यूटर लैब सेटअप करने का हम लोगों ने तय किया है कि सभी जेलों में हम कंप्यूटर लैब सेटअप करेंगे, सभी जगह पे हम अपनी लाइब्रेरीज़ को मॉडर्नाइज करेंगे, सभी जेलों में ITI सेटअप करेंगे और नए और कोर्सेज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे।
सर कई बार ये भी सवाल उठता है कि बाबा राम रहीम को लगातार पैरोल दे दी जाती है, इस पर सवाल उठते हैं, इस पर जानना चाहते हैं दर्शक भी यही बताना चाहूँगा कि कोई भी जो सजा याफ्ता कैदी जेल में है उसको पेरोल का जो है वो पेरोल के नियम बने हुए हैं, पेरोल के नियमों के अनुसार ही पेरोल दी जाती है। और वो सबको पता है कि जो नियम है वो कोई ऐसा नहीं है कि नए कोई अचानक बन जाते हैं, वो बने हुए हैं। उनके तहत कोई भी जो सजा याफ्ता कैदी पेरोल के लिए अप्लाई करता है उसकी एप्लीकेशन को एक नियत तरीके से प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद अगर उसको पेरोल मिलती है तो वो बाहर जाता है। तो सवाल ये भी उठते हैं कि सर उन्हें जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या वो आम कैदी की तरह है? हाँ, अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जेल नियम है, हरियाणा जेल नियम है, उनके तहत ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं और सभी कैदियों को नियमानुसार ही ट्रीटमेंट मिलता है। कोई विशेष ट्रीटमेंट देने की कोई बात नहीं है और पेरोल भी नियमानुसार ही दी जाती है। तो सर जिस तरीके से पुलिस हाउसिंग भी आपके पास है, प्रदेश में क्या नए थाने बनाने की जरूरत है? किस तरीके से जो पुलिस कर्मचारी रहते हैं पुलिस लाइनों में, उसको किस तरीके से सुधार किया जाएगा? आगे क्या प्लानिंग है? आपने लगातार मीटिंग भी की है, तो किस तरीके का ये पुलिस हाउसिंग में आपका वर्क रहने वाला है? हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पुलिस की रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बनाने में। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है वो सिर्फ पुलिस से रिलेटेड ही बिल्डिंग्स नहीं बनाता है, वो जेल डिपार्टमेंट के भी रेजिडेंशियल और जैसे कि जो फतेहाबाद में नई जेल बन रही है, चरखी दादरी और जिला पंचकुला में भी नई जेल बनाने का काम प्रगति पे है। तो ये तीनों जिलों में जो जेल बन रही है, जो जेल का स्टाफ है उनके लिए रेजिडेंशियल एरिया बनेगा और जो जेल बनेगी वो काम पुलिस हाउसिंग कर रही है। और उसके अलावा हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे इस गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी जैसे भिवानी में जो एजुकेशन बोर्ड है उनका कन्वेंशन सेंटर हम लोग बना रहे हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग पंचकुला में बना रहे हैं, बैंक स्क्वायर बिल्डिंग अम्बाला में बना रहे हैं। तो ये दूसरे अर्बन लोकल बॉडीज़ की वो बिल्डिंग है, तो वो भी हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ था वो पुलिस के लिए हुआ था और इस हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। जितनी भी पुलिस लाइंस हैं स्टेट में उन सब में पुलिस पब्लिक स्कूल बनाए हैं, हर तरह के रेजिडेंसेस बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाई हैं, थाने बनाए हैं, चौकियाँ बनाई हैं। और अभी जो ये तय हुआ है कि भाई सभी जेलों में कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो कई में तो पहले से बने हुए हैं, उनमें जो रिपेयर की ज़रूरत है या उसमें कोई रेनोवेशन करना है वो करेंगे हम लोग। उसके अलावा जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनके भी पुलिस स्टेशंस या ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज हैं वो बना रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, एक दो काम हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम पुलिस हाउसिंग में फोकस करते हैं। एक तो अच्छी गुणवत्ता का भवन बनाते हैं और समय से बनाते हैं। आपने चरखी दादरी फतेहाबाद की जेलों की बात की, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबे समय से मांग भी हो रही थी कि फतेहाबाद चरखी दादरी और वो अलग इलाका जो हैं वहाँ जेलें बने, क्योंकि जो फतेहाबाद के कैदी हैं उनको हिसार लेके जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत आती है। तो कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, जानना चाह रहे हैं? फतेहाबाद में तो वर्क चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है। और चरखी दादरी और पंचकुला में जेलों के लिए ज़मीन ले ली गई है। जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार के द्वारा दिया जाता है वो दे दिया गया है। टेंडरिंग प्रोसेस एक जगह पे लगभग कंप्लीट है, एक जगह पे चल रहा है। तो इन तीनों जेलों में, क्योंकि जेलों को बड़ा बड़ा काम है, बहुत बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है और एक नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग की तरह नहीं होता है, क्योंकि उसमें सुरक्षा का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आउटर वॉल्स बनती हैं वो कंक्रीट की बनती हैं, तो उसमें समय लगता है। लेकिन ये तीनों जेलों पे लगातार काम चलेगा और इनको जल्दी से जल्दी बना के और इस्तेमाल में लाया जाएगा। सर डिपार्टमेंट के साथ साथ आप सोशल वर्क भी करते हैं, हमने पिछले दिनों देखा कि आप थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ डांस करते नजर आ रहे थे। आपकी कोशिश ये रहती है कि उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है वो पहुंचाई जा सके। ये कैसे मन में ख्याल आया आपके कि इन बच्चों की हेल्प करने के लिए हमें आगे आना चाहिए? मैं 2007-8 में एसएसपी फरीदाबाद था, तो वहाँ पर एक संस्था है फाउंडेशन अगेंस्ट
थैलेसीमिया, जो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। और उसमें वहाँ पे जो रोटरी क्लब है फरीदाबाद में, उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। तो उन लोगों ने मुझे थैलेसीमिया के बच्चों के का एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे बुलाया था, और उसके बाद से मैं लगातार उस संस्था से बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, और जब जैसे भी संभव होता है उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ। और उनको जो सहयोग बन पड़ता है वो हम लोग करते हैं। जैसे कि कोरोना के समय में उनको ब्लड मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो उस समय मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने दोस्तों से सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग अपने अपने एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें, फरीदाबाद में ख़ास तौर से करें। तो उस समय भी काफ़ी मदद मिली थी। और अभी भी हम लोग अलग अलग जो फरीदाबाद में, पलवल में, अलग अलग गांवों में भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और उसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं बच्चों के लिए। सर एक ये भी सवाल उठता है कि जो चीज़ हमें बाहर नहीं मिलती जेलों में आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। कई बार पुलिस कर्मचारियों पर भी सवाल उठते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ना देखने को मिले। आप क्या इस पर आइडेंटिफाई करेंगे कौन से वो ऐसे पुलिस जेल में पुलिस कर्मचारी हैं जिन पर जो सवालिया निशान उठते हैं, ऐसी चीज़ें ना हों? आप क्या कहना चाहेंगे सर इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो हरियाणा की जेलें हैं उनका प्रबंधन बहुत अच्छा है। और वहाँ पर अगर आपका इशारा इस बात पे है कि जेल में कोई मोबाइल या कोई प्रतिबंधित पदार्थ मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी का परसेप्शन ये है तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये कहूँगा कि ये बिल्कुल सही परसेप्शन नहीं है। जेलों में हम लोग इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, और हम लोगों का लगातार इस बात पे फोकस है कि कोई भी प्रतिबंधित चीज़, जैसे कि मोबाइल फ़ोन जेल के लिए प्रतिबंधित है, बाहर प्रतिबंधित नहीं है। ऐसे ही कोई नशीला पदार्थ या कोई हथियार या कोई और भी चीज़ है जो जेल नियमों के हिसाब से जेल के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होनी चाहिए। और इस बात पे पूरा जोर है। और साथ में अगर कहीं पे कोई ऐसी बात नोटिस में आती है तो उस पे बड़ी ही उसको गंभीरता से लिया जाता है। और अगर किसी जेल कर्मी की लापरवाही पाई जाती है या कोई मिली भगत पाई जाती है, तो उस पे जो सबसे सख्त एक्शन हो सकता है वो किया जा रहा है। मैं जब से यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, ऐसा मामला आया नहीं है कि भाई जेल में अपराधी जेल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे या कोई नशीला पदार्थ। इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले गुरुग्राम में एक जो अब कैदी है वो पेरोल पूरी करके और वापस जब जेल में आया, तो उसने अपने जो शूज़ हैं उसमें ख़ास तौर से मोची से एक उसमें केविटी बना के और उसमें सुल्फा रख के लाया था। जो हमारे यहाँ जब कैदी वापस आता है तो उसकी जो एक थॉरो फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, उसमें हमारे स्टाफ ने डिटेक्ट किया उस बात को, और फिर उसके बाद उस कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कराया गया, और वो जो सामान है उसको पुलिस ने जब्त किया। तो ये चीज़ें ये शो कर रही हैं कि जो हमारा जेल का स्टाफ है वो अलर्ट है, और हम लोगों का पूरा प्रयास है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई ज़ीरो, मतलब मैं 100% गारंटी दूं कि बिल्कुल कोई नहीं जाता है, लेकिन हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है इस तरफ। हम लोगों का पूरा प्रयास है, पूरा जोर है कि ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें कि अपराधी को जेल में रहते हुए अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिले। सर सोशल मीडिया पर कई बार ये चर्चा भी देखने को मिलती है, कई बार जो नाबालिग युवा होते हैं उनसे क्राइम करवा दिया जाता है, उसके बाद वो जब जेलों में जाते हैं तो वो कई बार बातें ये भी निकल कर सामने आती है, जब उनको जिस तरीके से जमानत मिल जाती है या फिर वो आते हैं बाहर, तो वो अंदर जिस तरीके से एक अंदर का नैरेटिव बताते हैं कि ऐशो आराम है। जेल मैनुअल के हिसाब से किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, किस तरीके का वर्क जो है उनसे करवाया जाता है, ऐसा? तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो देश का कानून है उसके हिसाब से जो 18 वर्ष से कम के लोग जो अपराध करते हैं उनको हम जुवेनाइल की कैटेगरी में मानते हैं, और उनके लिए बाल जेल या बच्चों की जेल अलग होती है, और जो वयस्क हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है जब उन्होंने क्राइम किया, उनके लिए जेल अलग है। तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो वयस्क जेल हैं वो सारी हम लोग जेल डिपार्टमेंट देखता है, और जो जुवेनाइल वाली हैं वो एक अलग उसका सिस्टम है। और इस तरीके से नहीं है जो जेलें हैं उनमें कोई भी, क्योंकि उसमें जुडिशल ऑफिसर्स भी लगातार समय समय पर इंस्पेक्शन करते हैं, और भी इंस्पेक्शंस होते हैं, सीनियर जो प्रिजन ऑफिशियल्स हैं वो भी जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे जो जेल नियम है उन्हीं की
सख्ती से पालना हो रही है। किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है और पूरी तरीके से नियमानुसार ही उस पर कार्य हो रहा है। कोई ऐसी इंसिडेंट अभी रिसेंट पास्ट में आई भी नहीं है। सर, जो युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ तैयारी करें, खूब मेहनत से करें, लगन से करें, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से, फोकस्ड तरीके से तैयारी करें। ये देखें कि भाई पिछले सालों के में किस तरीके का यूपीएससी में पेपर्स जो आ रहे हैं उनका ट्रेंड भी चेंज होता रहता है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिलेबस उठाया और उसको तैयार कर लिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको पास जो समय अवेलेबल है उसमें आप अपने आंसर्स को ठीक से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन ना करें तो आपको आंसर तो मालूम है लेकिन एक आंसर लिखने में ज़्यादा समय लग गया तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप ठीक से नहीं दे पाते। तो एक जिसको कहना चाहिए कि उसकी जो तैयारी, मॉक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो बिल्कुल तय है कि बहुत ही थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स में जिस तरीके का पेपर आता है उसके लिए आप सेलेक्टिव स्टडी करके नहीं कर सकते हैं। और आप अपने जो आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग कर सकें तैयारी के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा बचें और उसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको अपनी तैयारी से संबंधित कुछ ज़रूरी है। लेकिन जैसा जब हम लोग के टाइम में था तब भी वो बात सही थी और आज भी है कि कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं हिंदी इंग्लिश के, स्पेशली जो लोग हिंदी में या इंग्लिश में न्यूज़ अपना एग्ज़ाम लिखते हैं, तो उन लोगों को जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको बिल्कुल नियमित तौर से और बहुत समय देकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और मेंस के एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में भी काफ़ी मदद करती है। तो मैं कहूँगा कि ये काम भी ज़रूर करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीजी जेल आलोक मित्तल, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया और डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया कि किस तरीके का वर्क जो है वो फिलहाल डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, पंचकुला। लाल रंग